मैं जेल गया, हाँ। मुझे पुलिस ने पकड़ा और पूरा ये सारे न्यूज़ चैनल पे दिखाई दे रहा था। एफआईआर में ये है कि मैं केपीयूसी के सामने बस फूंक रहा था। 3 दिन बाद यूनिवर्सिटी का लॉ का ऑडिटोरियम जल गया, मैं जेल में हूँ और कह रोहित मिश्रा ने ऑडिटोरियम जलवा दिया। और छात्र आंदोलनों का एक इतिहास भैया और बड़ा खतरनाक रहा है, गोलियां चलने का इतिहास। तो किसी भी छात्र नेता, किसी की युवा के पीठ पे गोली नहीं लगी। सबने ये तय कर लिया था कि सीना खोल के खड़े होंगे और गोली लगनी है तो छाती पे लगे। ये पूरे विश्वास के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूरे विश्व का आप उठा के देख लीजिए छात्र आंदोलनों का इतिहास। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सबकी पड़ी होगी और किसी की पीठ में गोली लगने का कोई आसार नहीं है। आज भी आप जितने स्टार्टअप्स देखते हैं वो सब युवाओं ने तैयार किए। वो जोमेटो है, वो स्विगी है, वो यो है, वो एमएमटी है, इनमें कोई भी आपको 50 साल के बाद वाला नहीं दिख रहा। ये सब वही हैं जिन्होंने ये कहा। और इसमें कोई ऐसा है भी नहीं कि जिसके पिताजी कई लाख करोड़ का काम किया। तो जब मैंने 1 रुपए की पर्ची कटवाई है सरकारी अस्पताल में, तो मुझे वो दर्द पता है। जो पैदा ही हुआ मेदांता और बड़े बड़े हॉस्पिटल मैक्स और सहारा में दिखाने के लिए, उसे वो 1 रुपए का दर्द कहाँ पता है। ऐसा ना हो ना कि वो हेलीकॉप्टर पे ही जा रहे हैं, आप इसी से खुश हैं कि वो जो उड़ रहे हैं वो कभी हमारे जनप्रतिनिधि हुआ करते थे। तो उनको तो ये मौका मिलना चाहिए ना कि वो आपकी बाँह पकड़ लें कि ना 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 ये कैसे नहरों में पानी नहीं आए, ये कैसे बा कि हमारे वाला इंडिया मार का पानी नहीं देता, आपकी डीएपी की दिक्कत हुई तो बोले नहीं। तो अब ऐसे लोगों को चाहिए तो उनको चुनना पड़ेगा, वैसे लोगों को जो आपके बीच में रहे। और लोगों का बस वो बर्दाश्त नहीं है, तो उन्हें देखना उन्हीं लोगों के हैं जो पहले से स्थापित है। तो आप उसको अपना चश्मा उतारिए, नए बच्चों को भी मौका दीजिए, नए युवाओं को मौका दीजिए। ये उससे बेहतर करेंगे हर क्षेत्र में। शिक्षा होगा, रोजगार होगा, राजनीति होगी, सोशल मीडिया होगा, नेटवर्किंग होगी, इन सब में वो अच्छा करेंगे और ये पूरा विश्वास है मेरा। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक और आप देख रहे हैं सोशल नेताजी। अभी हमारे साथ हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है और आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, हम लोगों से बात करने का एक सकारात्मक मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी जी। अब जैसे कि अब आप प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं, प्रतापगढ़ आपकी जन्मभूमि रही है, तो प्रतापगढ़ में कैसे शुरुआत हुई और कैसे एक शुरुआत के बाद से आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, फिर आपका एक राजनीतिक रुख बदल जाता है, फिर एक बड़े स्तर पर धीरे धीरे आप सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं जी। तो इस यात्रा को मैं एक प्रतापगढ़ से स्टार्ट करके मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूँ। पैतृक भूमि रही, सब लोग यहीं रहे, पिताजी मेरे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय रहे उस समय, और सेंट फ्रांसिस सेंट एंथनी केपी कॉलेज से पढ़ के मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचा जी। वहाँ से ग्रेजुएशन, फिर रिसर्च में एडमिशन, पीजी सब कुछ वहीं से किया, और उसके बाद बीएड प्रतापगढ़ से ही मुझे करने का मौका मिला। अच्छा। तो परेशान तो मैं प्राइमरी का मास्टर बनने के लिए था, ये सच्चाई। अच्छा। लेकिन भगवान कुछ और निर्धारित कर रखा है आपके लिए, ये तय मान के चलना चाहिए, और वो जितना आप सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा होता है। तो आज उसी ईश्वर की देन है, उसी ईश्वर का आशीर्वाद है, माता पिता और पूर्वजों के सत्कर्म हैं, जिसके बदौलत इतनी पहचान मिली है। जो कुछ भी आपको दिख रहा है, इसके सब के पीछे मेरी अकेले की हैसियत और औकात कुछ नहीं है। उसमें सब भाइयों का सहयोग है, सारे परिजनों का सहयोग है, जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, मेरे वो पूर्वज, उनका भी सहयोग है। और प्रतापगढ़ की इस माटी ने तो बहुत सारे लाल दिए हैं, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं उनके सामने। तो ये करपात्री जी महाराज की भूमि रही है। तो जब उनकी बात करता हूँ तो लगता है कि अभी तो कुछ अंश आया ही नहीं है, और तब इतना सब कुछ है, उन्होंने तो विश्व को हिला के रख दिया था। जी, वो तो ही है। अच्छा, जैसे कि एक छात्र संघ चुनाव की बात जब होती है, जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हासिल आपने देखी हो जी, और राजस्थान यूनिवर्सिटी की गुलाल आपने देखी हो, जिसकी आरंभ है प्रचंड। ये गाना एक समझ लीजिए कि यूथ आइकॉनिक सॉन्ग हो गया है जी। तो फिल्मों में जिस तरीके से चित्रण किया जाता है एक छात्र राजनीति का, दिल्ली का दिल दोस्ती, ईटीसी आप देखिए मनीष तिवारी जी की, तो कुल मिलाकर ओवरऑल यहाँ पे जैसे हम देखते हैं एक दर्शक की तरह कि क्या छात्र संघ के चुनाव में जिस तरीके से कुछ हिंसात्मक चीजें दिखाते हैं और अंदर की जो उथल पुथल होती है एकदम अलग ही कैटेगरी होती है, तो आप जब छात्र संघ का चुनाव लड़े तो उसमें क्या वास्तव में फिल्मी तरीके से ही चीजें होती है या फिर वो एक अलग जोन है, वास्तविकता कुछ हट के होती है? दो पहलू हैं जब इन फिल्मों की बात करते हैं आप, तो दो पहलू हैं इसके। एक तो सकारात्मक है, वो छात्र संघ भी है जो छात्रों की जेन्युइन मांग के लिए लड़ रहा है और वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को उनके घुटनों पर लाने के लिए तैयार है, और एकदम उसमें वो कुछ किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है नहीं कि आपको नियुक्ति मिल जाएगी आप इसके लिए तैयार हो जाइए, आपको कोई ठेका पट्टा मिल जाएगा आप इसके लिए तैयार हो जाइए। उसको वो चाहिए जो सामान्य छात्र है, जो कहीं देश के किसी कोने से आ रहा है,
उस गरीब माँ के सपनों के साथ आ रहा है कि उसका बेटा इलाहाबाद पढ़ने जा रहा है, जब वो लौट के आएगा तो वो एक अधिकारी होगा, या वो कम से कम उस परिवार को, उस झोपड़ी को बदल के घर के रूप में लेके आएगा। उन सपनों के साथ आ रहा है। तो ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष जिसकी चर्चा आपने की, तो फिल्मों ने वो दूसरे वाले पक्ष पे खूब जोर दिया, खूब जोर। मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि वो नहीं होता। युवा जहां रहेगा वहां तेवर दिखेगा, तेवर दिखेगा तो वो कुछ ना कुछ हिंसा आपको दिख जाएगी, वो स्वाभाविक हो जाता है। कैसा ही है। तो केवल ये पक्ष लेना कि नहीं नहीं केवल हिंसा ही है, आप इस आज भी NIRF की रैंकिंग में ऊपर के 10 विश्वविद्यालयों को उठा के देख लीजिए, उनके 10 में आप देख लीजिए कितने में छात्र संघ है, कितने में नहीं है। छात्र जहाँ पे छात्र संघ नहीं है वहाँ पे इतना परेशान है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कोई सुनने वाला नहीं। एक वहाँ बैठा कोई क्लर्क ये तय कर देगा कि आप आगे की परीक्षा दे पाएंगे कि नहीं, आप आगे भविष्य में कुछ कर पाएंगे कि नहीं। और छात्र संघ होने पे ये तय है कि सही और गलत के पैमाने अब यहाँ से तय होके जाएंगे। यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, DSW और रजिस्ट्रार ये आपकी किस्मत नहीं लिखेगा। जो प्रोफेसर है वो पढ़ाने आएंगे, ये तय है। नहीं पढ़ाने आएंगे तो फिर उसके लिए भी व्यवस्था है छात्र संघ के पास, तो वो जो आपको वहाँ दिखाया जाता है वो मामला होने लगता है, बस उतना ही दिक्कत है। तो अच्छा, एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, जैसे छात्र राजनीति सक्रिय होती है तो इसमें क्या होता है, एक अंतर्द्वंद होता है और राजनीतिक द्वंद बढ़ता है तो कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो एक सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। जैसे कुछ हत्याएं हुई और एक तरीके से अवैध असलहों का भी एक चलता है कि इंटरनल सोर्स होते हैं, हालांकि उसमें कार्रवाइयां होती हैं, बहुत तरीके से होती हैं, लेकिन इनसे जुड़ी हुई किसी घटना ने आपको प्रभावित किया या पक्ष विपक्ष ने कभी दबाव बनाने की कोशिश की इस तरीके से? जब चुनाव लड़ने ही जा रहे थे तभी भी एक बड़े, उनका नाम लेना उचित नहीं है, उन्होंने बुलाया मुझे, जी। कहा कि हम तो कह दिल्ली बानी की फलनवा चुनाव लड़ी तो के ना लड़े दे के। हाँ। तो सीधे मैंने कहा कि जैसे आप लड़ा रहे हैं वैसे। डरा मैं भी था, ऐसा नहीं है कि मैं शक्तिमान हूँ कि बिल्कुल डर वर नहीं लगता। डर एक बार आया, फिर मैंने थोड़ा सा अपने अंदर इतना साहस जरूर लगा, मैं भैया इसको देखा जाएगा। और जैसे आप किसी को लड़ाने का कमिटमेंट कर रहे हैं, ऐसे हमने भी कई लोगों से कमिटमेंट किया कि हम भी लड़ेंगे, तो उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद तय हो जाएगा कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। अभी जब आप अपराध की बात करते हैं तो विश्वविद्यालय में लगातार हत्याओं का दौर शुरू हो गया। 2 हत्याएं हुई। आज संयोग से हम लोग जिस तारीख में बैठे हैं, अनुज ही रहे, छोटे रहे हमसे, अच्युतानंद शुक्ला, आज उनका आज के दिन ही मर्डर हुआ था। उसके बाद रोहित शुक्ला बेटू, वो भी, उसकी भी हत्या हुई। तो ये चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि सामान्य राजनीति में ये नहीं होता है, होता हर जगह है। महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि इस पे पहले तो अंकुश लगे, इस तरह की चीजें ना हो। और युवा जो होता है ना, ये बहुत बचा नहीं पाता, इसको जो करना है वो करेगा। होता वो सामान्य राजनीति में भी है। पार्लियामेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं है कि हत्या नहीं हुई। कल के डेट में बिहार इलेक्शन में हत्या हुई तो वहां तो आपने चुनाव नहीं बंद कर दिया। लोकसभा में हत्या हुई, वहां तो चुनाव नहीं बंद कर दिया। आप एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट कर रहे हैं कि वो कार्रवाई करे। लेकिन जहां छात्र संघ की बात आई तो आप केवल एक ये ढूंढने लगे कि कोई एक झरोका दिख जाए जिससे इस पर ताला मार दिया जाए। 2 हत्याएं ये नहीं तय कर देंगे कि इस विश्वविद्यालय में कितने प्रधानमंत्री दिए। 2 हत्याएं ये नहीं तय कर देंगे कि इस विश्वविद्यालय ने कितने मुख्यमंत्री दिए। 2 हत्याएं ये नहीं तय कर देंगे कि देश का सबसे बड़ा संविधानवेत्ता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा डॉक्टर सुभाष कश्यप सर। आज देश में संविधान की सबसे बड़ी बात होगी तो डॉक्टर सुभाष कश्यप को आप नहीं भूल पाएंगे, और वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। कोठारी आयोग का नाम सबने सुना है, वो भी हमारे अध्यक्ष रहे। चंद्रशेखर जी के तेवर से पूरा का पूरा देश प्रभावित रहा, वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट रहे। तो ऐसे ढेर सारे लोग रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी को आप नहीं भूल सकते। उसी सीनेट हाउस की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे वो घड़ी रुकी हुई है, वहीं पर उन्होंने 1942 में शायद तिरंगा लहरा दिया। उन अंग्रेजों के मुंह पर सीधी चुनौती थी कि लहरा के एक आदमी जा रहा है, वो छात्र नेता ही था जो ये कर रहा था, और किसी में दम नहीं था। शहीद पद्मन ने अपनी छाती पे गोली ली। और छात्र आंदोलनों का एक इतिहास भैया और बड़ा खतरनाक रहा है कि आप जब यहाँ देखेंगे गोलियों चलने का इतिहास, गोलियां चलने का इतिहास, तो किसी भी छात्र नेता, किसी की युवा के पीठ पे गोली नहीं लगी। सबने ये तय कर लिया था कि सीना खोल के खड़े होंगे और गोली लगनी है तो छाती पे लगे। ये पूरे विश्वास के साथ मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरे विश्व का आप उठा के देख लीजिए छात्र आंदोलनों का इतिहास। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सबकी पड़ी होगी, और किसी की पीठ में गोली लगने का कोई आसार नहीं है, और ना कोई रिपोर्ट में आया। तो हम तो वो लोग हैं जिन्होंने ये तय कर लिया, उसी वही कर्मभूमि रही है। चंद्रशेखर आजाद जी ने ये तय कर लिया था कि अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियां अब नहीं छू पाएंगे। तो एक व्यक्ति ये तय करता है कि अंतिम गोली लगा के कनपट्टी पे खुद को गोली मार ले, तो ये और कोई कर सकता है क्या? या और कहीं आपको दिखता हो तो वो बता दीजिए मुझे। तो ये केवल और केवल युवा तेवर के लोग कर सकते हैं, और उन्होंने ये करके दिखाया, मैं वही कह रहा हूँ।
तो आपको कभी ये जेल जाने का और किसी तरीके से भय तो नहीं लगा कि सामने वाला कुछ परेशान करेगा ये आपको? तय नहीं होता कि आप जेल जाएंगे। जी। आपको ये पता नहीं है कि अब आप अगला जो आपका कदम है वो आपको जेल के चार दीवारी के बीच में ले जा रहा है। हाँ। अपने साथ भी वही अनुभव रहा कि छात्रों का वॉश आउट का आंदोलन था। मेरा ये कहना था कि जो छात्र केवल ये नहीं है कि यहाँ पे बीए बीएससी एमएससी कर रहा है, वो यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। हाँ। हॉस्टल वॉश आउट जैसा कोई चीज होता ही नहीं। आप अपने घर में पेंटिंग करवाते हैं तो आप घर छोड़ के तो चले जाते नहीं हैं, आप इन सामान को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लेते हैं और इसको पेंट करके फिर यहाँ लेके आते हैं। मेरा यही कहना था। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना था कि नहीं, हम इसे पूरा वॉश आउट कराएंगे, क्योंकि वहीं से वो लोग निकलते हैं जो इस बागी तेवर के साथ आ जाते हैं और पूरी यूनिवर्सिटी को डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब यूनिवर्सिटी नहीं हो रही थी, डिस्टर्ब भ्रष्टाचार हो रहा था। अच्छा। तो मैं लगभग 4-5 हजार अपने छात्रों के साथ यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस को घेर के बैठ गया। आरएएफ बुलानी पड़ी, इन लोगों की पुलिस से भी कुछ सेटिंग वेटिंग होती होगी, लाठी चार्ज करवा दी। मैंने ये तय कर लिया कि यहाँ से भाग के नहीं जाना है, ये चाहे जो कर लेंगे। 3 लोग हम वहाँ से गिरफ्तार हुए, जेल भेजे गए, लगभग 1 महीने जेल रहे। जेल जब ये छात्रों के बीच ये गया कि नहीं, रोहित मिश्रा को पुलिस उठा ले गई और कहाँ ले गई ये नहीं पता, तो छात्र उग्र हो गए और उसके बाद यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने आगजनी करवा दी। अपने ही ऑडिटोरियम फुड़वा दिए, फुकवा दिए, अपने ही बस जलवा दिए और आरोप सब छात्रों पे फोड़ दिया गया। 17 धाराओं में, गंभीर धाराओं में मुकदमे दे दिए गए। तो ये आप जितनी निकृष्टता सोच सकते हैं वो उसको करने के लिए तैयार के षड्यंत्र भी होते हैं। मैं जेल गया। हाँ। मुझे पुलिस ने पकड़ा और पूरा ये सारे न्यूज चैनल पे दिखाई दे रहा था। एफआईआर में ये है कि मैं केपीयूसी के सामने बस फूंक रहा था। 3 दिन बाद यूनिवर्सिटी का लॉ का ऑडिटोरियम जल गया। मैं जेल में हूं और कह रोहित मिश्रा ने ऑडिटोरियम जलवा दिया। तो मैं ऑडिटोरियम कहाँ से जला सकता हूँ कि मैं कुछ ऐसा है मेरे पास विशेष शक्ति कि मैं जेल से उड़ा और ऑडिटोरियम में गिरा, ऑडिटोरियम जलाया और चला गया। एक बच्चा जिसने आत्मदाह किया मेरे कार्यकाल में, जाबिर, बुरी तरीके जल गया। और जब एक कमेटी आई ये बताने के लिए, तो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि रोहित मिश्रा के खिलाफ ये बोल रहा था, रोहित मिश्रा ने इसको जला दिया है। ये तो मेरा सौभाग्य था कि मैंने उसको बुलाया और हम दोनों साथ गए उस कमेटी से मिलने के लिए। एक वरिष्ठ प्रोफेसर अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वही उन्होंने ही मुझे बताया कि तुम तो वो हो जिसने बच्चे को जला दिया। संयोग से वो बच्चा मेरे साथ था। मैंने कहा मैं इसको लेके आया हूँ, आप जरा इससे पूछ लीजिए किसने इसको जलाया है। वो जो अभी आप कह नहीं रहे थे कि युवा क्या करे, तो जब वो परेशान हो जाता है तो वो इन अंधों की आंख में और तेज रोशनी डालने के लिए खुद को जला लेता है। अब तो देखो ये भ्रष्टाचार अब हो रहा है और ये इतने निर्मम लोग हैं कि ये उस पर भी देखने को तैयार है नहीं। तो इनको दिखाने के लिए तो अब मुझे वही लगता है कि भगत सिंह जी ने जो वहाँ बम फोड़ा था वो गड़बड़ फोड़ दिया था। इनको तो इनके सर पे बम फोड़ना पड़ेगा तब ये सुनते हैं, नहीं तो ये सुनने वाले लोग हैं नहीं। तो इन्होंने तो बड़ी बुरी स्थिति कर दी है। तो वो भी एक जेल का अनुभव रहा और उसने और दिया, क्या लिया मुझे नहीं पता। रहता है कि हम लोग सामान्य परिवार में रहे तो ऐसा नहीं है कि एकदम जमीन पे पड़े रहे, लेकिन उसने आपको एक कॉन्फिडेंस दिया है कि अब हमें भेजोगे कहाँ। अनियमितता, व्यवस्था और भ्रष्टाचार दिखेगा तो इसके खिलाफ बोलेंगे तो हम, और परिणाम लेंगे, केवल बोल के शांत नहीं रहेंगे। तुम्हें जेल भेजना है जेल भेज दो, मुकदमा करवाना है मुकदमा करवा दो। आज तक चार्जशीट नहीं हो पा रहे उसमें। तो ये इस तरीके का शोषण भी इस विश्वविद्यालय द्वारा करवाया जाता है, लेकिन इसमें भी छात्र संघ जीवित है। और जितने आप बड़े विश्वविद्यालय देख लेंगे सब में छात्र संघ है, वो जेएनयू हो, वो डीयू हो। और हम तो जिस विश्वविद्यालय के छात्र और जिस छात्र संघ के पदाधिकारी रहे वो तो एशिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जी। तो ये तो गौरव है और वो उन छात्रों की बदौलत था जिन्होंने एक एक मत दे के वहां तक पहुंचाया था। उनका जीवन भर ऋणी रहूंगा मैं। जी जी। कहते हैं कि हमारे आज़ादी के आंदोलन से लेकर जितने भी बदलाव हुआ है तो उसमें बहुत सारे लोग जेल गए हैं। एक ऐतिहासिक रूप से मजबूत भी करता है किसी नेता को जेल जाना। ठीक बात है। एक कहते हैं कि आइए स्वागत है आपका, अब आप यहाँ से एक बड़े नेता बनने की लिस्ट में आ गए हैं। तो आपको जब जेल ले जाया गया तो वहां उस दौरान ये क्या गतिविधि रही, आपकी दिनचर्या कैसे होती थी, या क्या मानसिक उथल पुथल होती थी कि बाहर क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा कुछ चार्ज लगा देंगे, पता चले आप जेल में ही पड़े रह गए, आपके जीवन का लंबा समय निकल गया। तो उस पे आपको क्या मानसिक स्थिति थी उस दौरान? जैसे सामान्य परिवार है, सब सरकारी नौकरी में है घर के सारे लोग। जब ये हुआ कि जेल भेज दिए गए, हाँ। और देख रहे थे वो सब टीवी पे, हाँ। तो होता नहीं कि घर का जवान बेटा मर जाए,
वो वाली स्थिति यहाँ भी थी और घर पे भी, गांव में भी थी। मेरी बहनें, मेरे भाई, माता पिता, चाचा चाची, मेरे अभी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे बाबा दादी भी जीवित है, उनका आशीर्वाद मिलता है। उन सबको ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं, जेल चलेंगे हम, ये कभी छूट उठ के आएंगे नहीं। और हुआ ये था कि लाठीचार्ज हुई थी, उसमें मारपीट भी हम लोग खाए थे। रात 2:30 बजे आतंकवादियों की तरह जेल ले जाए गए। लगभग मुझे लगता है कि 100 गाड़ियों से पुलिस वाले लेके जा रहे थे हम लोगों को। रात 2:30 बजे हम लोग जेल में एंट्री किए। कब रात में नींद आ गई मुझे नहीं पता है, कि क्या सोचते हुए कि बेमतलब इसमें कहाँ फंस गए। और हम तो सही के लिए लड़ रहे थे, इन लोगों ने सही को ही जेल में डाल दिया। मेरे पास वो एविडेंस थे कि एडमिशन बेचे जा रहा है, एक एविडेंस है, FIR मैंने करवाई है उसमें। इस यूनिवर्सिटी में 3 करोड़ 84 लाख रुपए खा गई थी यूनिवर्सिटी। रंजीत टोपा जी ने यहाँ पे डोनेट किया था, वो फ्लोरिडा से कागज में मंगवाया हूँ, फ्लोरिडा से लेके उसको आए लोग। तो वो सारी चीज़ों को आप कहाँ खा जाएंगे। और मैं तो ये जानता हूँ कि आज हिंदी डिपार्टमेंट के सामने जब मैं देखता हूँ उस लहलाती बिल्डिंग को, तो लगता है कि यही तो किया था हमने। अच्छा लगता है वो देख के कि इस भ्रष्टाचार को ख़त्म किया था। तो दिन भर तो लोग मिलने वाले आते रहते थे, सुबह उठ गए जल्दी, तो उठना जल्दी हो जाता था थोड़ा, तो उठ गए, दिन भर छात्र नेताओं से मिलने कोई आता रहता था, तो दिन तो कट जाता था। 8 बजे बैरिक वैरिक बंद होती थी। IPL चल रहा था उस समय। अच्छा। तो ये अच्छा रहा कि टीवी भी दे रखी है। अच्छा। तो कुछ उसको देखते खाते पीते दिन भर की इस वापो में कुछ किताबें लेके गए थे, कुछ दे गए थे लोग कि पढ़िए, किस तरीके तो काटना ही है। लेकिन अच्छा अनुभव रहा। गर्मी जबरदस्त थी। अच्छा। ये एक समस्या रही। होता नहीं होगा। नहीं है, है। अच्छा। ऐसा ये सब चीजें हैं। ये दिल्ली सेंट्रल जेल नहीं, इलाहाबाद सेंट्रल जेल। हाँ, इलाहाबाद तो नैनी सेंट्रल जेल। अच्छा, नैनी वाले। तो वहां से होके हम लोग आ गए। तो अब यहाँ के भ्रष्टाचारियों से डरना नहीं है। अच्छा, वो वहाँ आपका सिंगल केबिन था या फिर सामूहिक रूप? नहीं, हम 22 लोग गए थे साथ में। हाँ। और 3 लोग और थे। अभी ये अच्छा है कि हमारे पूर्वजों ने, हाँ। हमारे छात्र नेताओं ने इतना अच्छा कर दिया है कि हम लोगों को वो सुविधाएं B क्लास वाली मिलती हैं जो विधायक और सांसद को मिलती हैं। अच्छा। तो इतना अच्छा रहता है कि हम सामान्य बैरिक्स में नहीं रहते, हमें वहीं ले जाया जाता है, वहीं शिफ्ट करवाते हैं। तो उसमें उतनी भसड़ जिसे कहते हैं वो नहीं रहती कि जिसमें 250-300 लोग हैं, 22-25 लोग हैं। 3 और लोग उसमें अलग अलग लोग थे, 22 हम लोग थे उसमें। कितना समय आपने वहाँ गुजारा? 28 दिन में था जेल में। 28 दिन जी। तो निकलने के बाद तो फिर आपकी परिपक्वता तो और बढ़ गई होगी। परिपक्वता के साथ ही साथ ऐसा लगता है कि ये शहर नहीं, ये दुनिया बदल गई है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। आप रोज उसी जगह से जा रहे हैं, लेकिन 28 दिन बाद आपको ये लगता है कि अरे ये तो पूरा बदल गया, ये तो शहर ही बदल गया। घर परिवार को भी लगा कि छूट के आ गया, कम से कम इतना रहा। हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, सामान्य परिवार में जेल वेल बड़ी बात हो जाती है। और जब मेरे पिताजी ने वो FIR मंगवाई, उसमें गंभीर धाराएं थी, तो किसी को भेजा ही होगा उनके साथ के किसी मित्र को, तो उन्होंने बताया कि अरे छूटे बहुत मुश्किल है। अच्छा। तो उसके बाद घर में रोना पिटना मच गया कि नहीं तो छूटेगा ही नहीं, अब तो सब बर्बाद हो गया, कहाँ चला गया। सबसे बड़ा एक होता है तो खतरा। और उन चीज़ों ने लेकिन परिपक्व किया, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, अब लड़ना वड़ना किसी से इसलिए झुकना नहीं है। पहले दूसरे दिन दिक्कत होती है, क्योंकि आपको ये पता होता है कि आप सही करके जेल में हैं और गलत करने वाले बाहर पार्टी कर रहे हैं कि उसको जेल भिजवा दिया है, मरवाया भी बहुत है। तो वो आपको लेकिन लड़ने की एक ताकत भी देता है कि ना, अब झुकना नहीं है, अब इनको इनकी हैसियत दिखा देने की ये थे कहाँ। मैं तो आज आपके सामने इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। और मैं जिनके खिलाफ आंदोलन कर रहा था वो अब आपको इंटरव्यू में नहीं दिखते हैं। उत्तर प्रदेश में घुसने के पहले 500 बार यही सोचते हैं। और उसके बाद उन्होंने कम से कम 50 लोगों को फ़ोन किया होगा हमारे वाइस चांसलर ने कि मैं गलत भिड़ गया था। और मैं ये कहता हूँ कि हम सही थे। और उन छात्रों के लिए जिन्होंने चुन के आपको एक एक मत दिया है, वो उनकी भावनाएं थी, उनको ये था कि नहीं ये कुछ तो करेगा, ये कम से कम बिकेगा नहीं। तो आप बिके नहीं, ये तो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है। अच्छा लग रहा है कि मैं आज आपके साथ बैठा हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि 25 पैसे का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है कि किसी ने ये कह दिया होगा किसी की कोचिंग का पैसा खा गए, किसी ने ये कह दिया होगा कि छात्र संघ का पैसा खा गए। कुछ ऐसा नहीं है। 1 रुपये नहीं, कार्यक्रम इतने कराए, 25 पैसा लिया ही नहीं यूनिवर्सिटी से, अपने सारे सीनियर्स जूनियर्स से मिलकर किया। तो इस विश्वविद्यालय ने तो वो चीज़ें दी हैं, कहाँ उसको आप खा जाएंगे। काफी एक आपका भी एक ऊर्जावान व्यक्तित्व जो नजर आ रहा है, एक विद्रोही जो कहते हैं ना कि जो हर समस्याओं को लेकर के एक बगावत छेड़ देना और जब तक कि उसका निराकरण ना हो। नहीं भैया, इसको मैं विद्रोही क्या कहूँ, बस ये है कि अभी कुछ इतनी बड़ी ना तो चीज़ें खोने वाली हैं और ना इतना बड़ा कुछ है अपने पास कि खो जाएगा तो सब चला जाएगा। तो जिंदा तो यही रखना है। कब तक किताबों को पढ़ेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये किया, अशफाक उल्ला खान ने ये किया, भगत सिंह ने ये किया।
उनके तो अंश मात्र भी नहीं है हम लोग, लेकिन ईश्वर के अंश जरूर है। तो वो जितना करके गए उसका कुछ सीख लें, कि कम से कम इतना कह लें कि आपकी आंख में आंख डाल के ये कह तो पाएं कि आप ये गलत कर रहे हैं। जी जी। उसके लिए ये तो ना कहें कि आपने ये बहुत शानदार काम किया, पीढ़ियां इसको याद रखेंगी। तो अभी वो जिंदा, ईश्वर से यही सुबह शाम जब कभी भी प्रार्थना करता हूँ तो यही सोचता भी हूँ कि कम से कम वो जीवित रहे। इतिहास अतीत के अनुभवों पर आधारित न केवल वर्तमान की समस्या का समाधान अपितु भविष्य का अनुसंधान है। तो भविष्य का अनुसंधान भी तय कर रहा है, अपने कुछ चीज़ों को सीखते हुए आ रहा है, तो करेगा ये अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी दिल्ली में छात्र संघ के चुनाव हुए, उन्होंने बधाइयां दी, सब कुछ किया। तो क्या उत्तर प्रदेश में ये छात्र संघ का चुनाव ये कब होने वाला है? वो दुखद है जी। मतलब मैं बिल्कुल उस पार्टी का सदस्य हूँ और सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे छात्र संघ का चुनाव ना होना ये दुखद है। हम बधाई देने वाले लोग नहीं हैं कि केवल बधाइयाँ देते रहेंगे। हमें उन छात्र नेताओं को जो जिनमें नैसर्गिक नेतृत्व का गुण है उन्हें आपको आगे लेके आना पड़ेगा। उनको आज आप छात्रों के बीच में लेके जाइए, कल वो विधानसभाओं में बैठेंगे, लोकसभाओं में बैठेंगे। तो जब मैंने 1 रुपए की पर्ची कटवाई है सरकारी अस्पताल में तो मुझे वो दर्द पता है। जो पैदा ही हुआ मेदांता और बड़े बड़े हॉस्पिटल मैक्स और सहारा में दिखाने के लिए, उसे वो 1 रुपए का दर्द कहाँ पता है। हमें ये पता है कि ना राशन अगर नहीं आएगा और कोटेदार नहीं देगा तो आम आदमी को कितनी दिक्कत होने वाली है। तो वो नेता आपको ऐसा बड़े महलों से नहीं आएंगे, और क्रांतियों का उद्घाटन भी कोई बड़ा आदमी नहीं करता है। आप कोई भी क्रांति देखेंगे तो उसमें सामान्य सा व्यक्ति कोई आता है जिसे समाज कहता है कि बहुत अदना सा आदमी है, ये क्या कर पाएगा। तो उस अदने से आदमी ने देश की सत्ता को बदला है, और इस तरह के उदाहरण आपको ढेर सारे देखने समझने को मिल जाएंगे जी। तो यहाँ ना होना ये तो दुखद है, छात्र संघ का ना होना। अब जैसे कि अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही देखे जाए तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, वीपी सिंह जी हो, या शीला दीक्षित जी ने भी स्नातक यहाँ से किया था, मुख्यमंत्री दिल्ली की रही कई बार। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है एक देश की राजनीति का। बिहार में चुनाव चल रहे हैं, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ये सब कौन है? छात्र राजनीति की ही देन है। तो एक तरीके से इस धड़े को सबसे ज्यादा एक जहां से एक बड़े बड़े राजनेता पैदा होते हैं, देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इसको लेकर के अभी क्या स्थिति है कि हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर अन्य राज्यों की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो कितना जरूरी हो गया है ये सारी चीजें? मैं वही अपनी बात फिर से दोहराऊंगा कि केवल उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, एक ओवरऑल इंडिया, ओवरऑल चाहिए ही चाहिए छात्र। अगर है यूनिवर्सिटी, है डिग्री कॉलेज, तो वहां पे आप हर चीज की तो लगा दे रहे हैं लैब जी, कि केमिस्ट्री की ये लैब हो गई, बायो की ये लैब हो गई जी। तो ये भी तो लोग हैं ना जो इन लैब को बनाने वाला काम करेंगे। ये इस राजनीति को सीखेंगे कहाँ पे? आपको क्या लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी आज भी बड़े अच्छे चल रहे हैं क्या? इनके बारे में कौन बात करेगा, इनको कौन समझाएगा? तो हमारे छात्र संघ ने ये बता दिया कि डीएसडब्ल्यू को कितनी चूड़ी कस देंगे तो हॉस्टल मिल जाएगा, कितनी चूड़ी कस देंगे तो पानी नियमित आने लगेगा, रजिस्ट्रार को किस तरह ठीक करेंगे कि जितने भी कर्मचारी उनके वेतन सही समय पे आएंगे। तो ये तो आपको वहीं सिखाया जाए। तो प्रैक्टिकल था वो जहाँ होता था, तो वो वाली प्रैक्टिकल की धरती आपने ख़त्म कर दी। तो केवल लैब में चीज़ें नहीं बनेंगी, उनका कहीं प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। किताबें पढ़ के राजनीति नहीं चलेगी। और जैसे कि अभी आप ये पॉइंट जो उठा रहे हैं, अगर देखा जाए कि एक सामाजिक जीवन में भी जी, एक कहते हैं कि एक जिलाधिकारी के पास सारी जिम्मेदारी होती है, तमाम डिपार्टमेंट्स होते हैं और आम जनता उन्हीं से जूझ रही होती है, और इन्हीं जनता का हित के लिए राजनीतिक पार्टियां तमाम तरीके की राजनीति करती हैं। लेकिन अगर एक वही नेतृत्व अगर उसी तरीके से मुखर होकर के अगर आवाज उठाने के लिए एक दबाव बना सकता है सिस्टम पे, तो वास्तव में न्याय दिखता है। आपको न्याय दिखेगा ही नहीं, न्याय मिलता दिखेगा जी। और हैं संवेदनशील लोग। मैं इसी प्रतापगढ़ की बात कर रहा हूँ। अभी रानीगंज का ऐसे ही किसी प्लेटफॉर्म पे मैंने किसी एक परिवार की स्थिति देखी, मैंने यहीं के जिलाधिकारी को उसे व्हाट्सएप भेजा और उनसे ये निवेदन किया कि इसको कम से कम न्याय मिल जाए, इतना ध्यान दे दीजिए। दूसरे दिन उन्होंने उसका दूसरे का स्क्रीनशॉट भेजा, उस परिवार से जाके मिले जी। उन परिवार के लोगों को जितनी मांगी थी उसे माने, आज उस परिवार के सर पे छत है। तो ये हमें गाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ काम ईश्वर के लिए किए जाते हैं। तो आप इसको करते रहिए, और ऐसे ढेर सारे प्रशासनिक अधिकारियों का एक बड़ी श्रृंखला है जो ये चाहती है कि लोगों के कल्याण के लिए हम आए हैं तो उनका कल्याण होता रहे। तो इस तरीके के लोगों को जानना पड़ेगा, आपको लोगों की मजबूरी को खुद से लेके सोचना पड़ेगा। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप किसी के घर में बैठ के खाना खा रहे हैं तो आप उस समाज के हो जाएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि आप ये व्यवस्था सुनिश्चित करें कि जिस समय आप खाना खा रहे हैं उस समय जिस जगह के आप निवासी हैं, जो जगह आप देख रहे हैं, वहाँ पे हर व्यक्ति खाना खाया हुआ रहना चाहिए। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप नाली में कूद गए तभी सफाई हो रही है। महत्वपूर्ण ये है कि जो सफाई कर्मी हैं वो सफाई कर रहे हैं या नहीं।
आपके घर की नालियां अगर चमक रही हैं तो किसी वार्ड में, किसी गांव में, किसी ग्राम पंचायत की हर नाली चमकती रहनी चाहिए। सुनिश्चित ये करना है। तो इसे करने की आवश्यकता है अभी, और ये हो भी रहा है। जी जी। अब जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के, जब आप एक संगठन से जुड़े और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बने, तो अब क्या जिम्मेदारियां बदल गई हैं? मतलब एक पद पे होने के बाद से क्या दायित्व हैं, क्या सरकार की चीजें हैं, योजनाएं हैं जो जनता और युवाओं के बीच में आप लेके जा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं? छात्र संघ में रहने के बाद उसके बाद मैं विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय मंत्री रहा, जी और फिर मैं अभी पॉलिटिकल पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा, उसके प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। जी। दोनों में मूल अंतर जो समझ में आता है, उसमें एक ऐसी पतंग है जो उड़ रही है, जी। उसको काटने रोकने वाला कोई नहीं है। हम्म। वो लटाई भी आपके पास है, वो मंजे भी आपके पास है, जितना मन हो उड़ते रहिए। अभी ऐसा है कि ये जो धागे हैं ये किसी ने पकड़ रखे, तो जहां तक चाहते हैं वहां तक आप उड़ान कर पाते हैं, उसके बाद पकड़ के कहीं से खींच लिया जाता है। तो ये दोनों मूल अंतर समझ में आ रहा है। हाँ। और अभी पार्टी ने मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, वन नेशन वन इलेक्शन में स्टूडेंट्स के बीच में इसको लेके जाने का काम है, वो मध्य प्रदेश में कर रहा हूँ। बाकी हमारे उत्तर प्रदेश का युवा मोर्चा हरदम, मतलब पूरे देश के युवा मोर्चा में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश रहता है, तो उसमें भी छोटा सा अपना कोई भाग कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में देता रहता हूँ। जी जी। अब जैसे कि आप फिर आते हैं प्रतापगढ़ पे ही, जैसे कि आप प्रतापगढ़ से आपका बचपन बीता है, आप यहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, और बगल में ही आपने मंडल में आपने एक समझ लीजिए कि एक छात्र राजनीति में कदम रखा है। तो प्रतापगढ़ को आपने किस स्टेज से देखा है जब आपकी एक समझ विकसित हुई, और आज किस स्थिति में है? तो ओवरऑल यहाँ पे लगभग सभी पॉलिटिशियंस को मौका मिला है, जी, तो कोई मतलब एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा ठीक सकता बात है। है। तो आपने क्या देखा और क्या बदलाव की जरूरत है, और क्या संभावनाएं और चुनौतियां देखते हैं आप अपने जिले प्रतापगढ़ में? सब ने, जितने भी नेता रहे, जी किसी को आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने कोई काम नहीं किया। सबने काम किया, सबके अपने विजन थे, उस विजन के हिसाब से सबने काम किया है। जी ऐसा नहीं था कि आप जितने अच्छे हाईवे से मैं आपके घर आने में मुझे 10 मिनट लगे, पहले ऐसा नहीं था। पहले इसी में समय लगता था कि मैं आधे घंटे लगता मुझे यहाँ पहुँचने में, 1 घंटे लग सकता था। अब गांव गांव गली गली सड़कें हैं। तो ये भी किसी एक नेता के, किसी एक के बदौलत नहीं हुआ है, सबका ये समग्र विकास है। और जब आप कभी भी पॉलिटिक्स में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आप छोटा बन जाइए, आप लोगों से सीखने का प्रयास करिए, समाज आपको बहुत बड़ा बना देता है। तो अभी तो मुझे लगता है कि चुनौती जो है वो रोजगार को लेके है, जो समझ में आता है कि रोजगार होना चाहिए। लेकिन अभी जिस पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं उसमें ये लगता है कि सरकारी रोजगार ही रोजगार है, ऐसा था नहीं। मैं भी जब आत्मनिर्भर भारत को पढ़ना शुरू करता हूँ तो मुझे लगता है कि अंग्रेजों के आने के पहले ऐसे गांव थे जो स्वयंभू थे। स्वयंभू का मतलब ये है कि वो अपने सारे संसाधन, केवल एक चीज़ नमक छोड़ दीजिए तो बाकी सब उनके गांव में तैयार होता था। एक गांव में मिनिमम 18 तरह के रोजगार करने वाले लोग हुआ करते थे और सबका सम्मान था। मेरे गांव में मेरे जो बाल काटने वाले जिनको मैं जानता हूँ उनका नाम था शंकर दादा, लेकिन उनको हम लोगों ने कभी शंकर नाऊ नहीं कहा, वो दादा ही रहे जीवन भर। तो ऐसे ही कुम्हार रहे, वो भी दादा ही रहे जो उनका पद था। तो ये अंग्रेजों के आने के बाद से सबसे पहले आपको आपके काम के प्रति घृणा पैदा कर दी गई कि आप मोची हैं तो बहुत छोटा काम है ये, कल से अगर सब यही तय कर लें और जूते पहनने बंद हो जाएं तो हम आप चलना फिरना बंद कर देंगे। दर्जी हैं तो उन्हें यह बताया गया कि नहीं नहीं, कपड़ा सिलना छोटा काम होता है। तो जैसे पैदा थे फिर वही आदिकाल में आदि मानवों की तरह हम लोग रहने लगेंगे। तो आपको आपके काम के प्रति वो जो प्राइड था, आपका गर्व था कि मैं बाल काटता हूँ तो सबसे अच्छा बाल मैं ही काट सकता हूँ, मैं कपड़ा सिलता हूँ तो सबसे अच्छा कपड़ा मैं ही सिल सकता हूँ, मैं मोची हूँ तो मैं सबसे अच्छा जूता मैं ही बना सकता हूँ। उस प्राइड को ख़त्म किया इस सिस्टम ने, इस व्यवस्था ने। और अंग्रेजों का ये जो आत्मा को तोड़ना था, यही आज की स्थिति के लिए जिम्मेवार हुआ है। आज भी आप जितने स्टार्टअप्स देखते हैं वो सब युवाओं ने तैयार किए। वो जोमेटो है, वो स्विगी है, वो यो है, वो MMT है, इनमें कोई भी आपको 50 साल के बाद वाला नहीं दिख रहा। ये सब वही हैं जिन्होंने ये कहा। और इसमें कोई ऐसा है भी नहीं कि जिसके पिताजी कई लाख करोड़ का काम किए हों। हाँ, उन्होंने अपने जीते जी 30 साल 35 साल के युवा ने वो करोड़ों की कंपनी बना दी। PWB एक बड़ा उदाहरण है, मैं जानता हूँ अलग जी को जी। वो ऐसे ही बेचारे, कोरोना ना आया होता तो एक सामान्य ऐसा आदमी कहीं कोचिंग पढ़ाने के लिए परेशान था, आज उसने इतना बड़ा कीर्तिमान बना दिया कि लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि ये भी हो सकता है। तो ये करने वाली कौन कोई दूसरी है नहीं, ये युवा ही करेंगे और मुझे पूरा विश्वास ये करके दिखा देंगे, आपको परिणाम देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अधिकतर एक कहते हैं, लोग कहते हैं ना कि युवा सोशल मीडिया पर ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन जेन्युइनिटी जो वास्तविकता धरातल पे है वो कम होती जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। वो हर जगह दिख रहे हैं। वो जब धरातल पे दिख रहे हैं तभी तो सोशल मीडिया में आ रहे हैं। वो AI से कोई चीज़ थोड़ी बना ले रहे हैं, वो हैं वहाँ काम कर रहे हैं इसलिए दिख रहे हैं जी। और लोगों को अब वो बर्दाश्त नहीं है कि उन्हें देखना उन्हीं लोगों के हैं जो पहले से स्थापित हैं।
तो आप उसको अपना चश्मा उतारिए, इन नए बच्चों को भी मौका दीजिए, इन नए युवाओं को मौका दीजिए, ये उससे बेहतर करेंगे हर क्षेत्र में। शिक्षा होगा, रोजगार होगा, राजनीति होगी, सोशल मीडिया होगा, नेटवर्किंग होगी, इसमें सब में वो अच्छा करेंगे और ये पूरा विश्वास है मेरा। जी जी। तो आप अपनी चीजों को किस दिशा में देखते हैं कि आने वाले समय में आप क्या एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं? क्या वो आप हमारे दर्शकों से साझा अगर आप चाहें तो? नहीं, ऐसा कुछ उसमें छुपाने जैसा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। तो इच्छा ये है कि संगठन मौका देता है तो विधानसभा के चुनाव में आएंगे जी और ऐसी आदर्श विधानसभा बनाएंगे कि केवल आदर्श ग्राम सभा तक या आदर्श गांव तक ये सीमित नहीं होगा। जी ये लक्ष्य और ये करके दिखाना है और ये करके जाएंगे। जी जब भी जाएंगे इस दुनिया से तो ये तय होगा जी कि उन लाख लाख लोग होंगे जो ये कहेंगे कि जल्दी चला गया, और कीमत तभी तय होती है, उसके पहले कुछ नहीं। उसके पहले तो सबका छोटा मोटा स्वार्थ हो सकता है, लेकिन जब आपके जाने के बाद वो लोग जो उस समय आपके पास खड़े होते हैं उन्हें पता है कि आप अब किसी लायक है नहीं, कोई दूसरा ही आके आपको आग देगा, तभी आप जलेंगे। औकात, हैसियत, ये उसी दिन समझ में आती है। इच्छा यही है कि जब जाएं तो ये तय रहे कि नहीं कोई गया। इस समाज ने, इस भूमि ने ऐसे लोगों को दिया है। पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय गए जी तो लाखों लाख लोग रहे। स्वामी करपात्री जी महाराज गए, उन्होंने जब धर्म ध्वजा उठाई तो ये तय कर लिया था कि अब कुछ करके ही आएंगे, और क्या किया ये किसी से छुपा नहीं। जी जी तो इस तरीके का कुछ इच्छा ये है कि कुछ बड़ा काम करेंगे, और ईश्वर ने, संगठन ने वो मौका दिया तो आपको धरातल पे दिखता मिलेगा। और जिस भूमि में हम लोग बैठे हैं तो वैसे भी क्रांतिकारियों की भूमि रही है। बाबा रामचंद महाराज से चले और पूरा जीवन यही किसान आंदोलन में बिता दिया उन्होंने। जी जी तो जब मौका मिला तो यहाँ के लोगों ने बलिदान देने में भी बिल्कुल 1 मिनट का समय नहीं लिया। तो अभी हमसे बलिदान तो नहीं मांगा जा रहा है कि आप यहाँ पे आइए और बलिदान करिए, लेकिन ठीक है, संगठन ने बहुत मौका दिया, पूरे देश में मौका दिया, उसका जीवन भर शुक्रिया अदा करता रहूँगा उसका। मौका मिलेगा तो कुछ अच्छा जरूर किया जाएगा। जी जी जी। और एक स्वच्छ राजनीति की परिभाषा क्या हो सकती है आपके हिसाब से? एक स्वच्छ राजनीति की जो बात की जाए। अब कहा ऐसा जाता है कि ये एकदम कोयले की खदान है, तो उसमें जाएंगे तो कुछ ना कुछ काला होगा। बस ये रहे कि आप अपने प्रति ईमानदार रहिए। मैं आपसे झूठ बोल लूंगा, 100% झूठ बोल लूंगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन शीशे के सामने मैं जाऊंगा और अपने आप से आदमी कभी झूठ नहीं बोल पाता, कभी झूठ नहीं बोल पाता। तो ऐसा ना हो कि जब शीशे के सामने आप खड़े हों तो आपको ये लगे कि यार हम अपने आप से ही आंख नहीं मिला रहे। तो स्वच्छ राजनीति की परिभाषा केवल इतनी है कि आप काम वो करिए कि कम से कम आप अपनी आंख में आंख डाल के बात कर पाए। मुझे ऐसा लगता है जी जी कि हम कहीं भी कुछ झूठ बोल दें कि वो काम हमने नहीं किया, वहाँ पैसा हमने नहीं लिया, लेकिन खुद से तो झूठ नहीं बोल पाएंगे। तो आप इतना करिए कि अपराध से दूर रहिए, नशे के कारोबारों से दूर रहिए, और जो ये लोग हैं भी, युवा उसमें भी बहुत जा रहा है, परेशान है वो, उसे उससे दूर लेके आइए। और राजनीति का मतलब केवल ये नहीं है कि ये सुनिश्चित कर लीजिए कि नाड़ी खड़ंजा और रोड लाइट ही बने। वहाँ का आदमी भी सुख समृद्धि से रहे। हम कमाते हैं तो अपना खा तो पाएं, कोई आके हमसे गुंडा टैक्स ना मांग ले जाए, कि वो भी चाहिए। तो समाज में उन लोगों की जगह जेल निर्धारित कर रखी है संविधान ने, वहाँ वो रहें और समाज में दूसरे लोग भी अच्छा करते रहें। जी जी जी। अब जैसे कि अब एक ऊर्जा और एनर्जी की बात आती है तो बहुत सारे हमारे गीत हैं जो कहते हैं कि एक किसी भी आंदोलन के लिए एक हिस्सा रहते हैं। जैसे हम भी जब सक्रिय थे, थिएटर वगैरह करते थे, तो एक गाना आता था, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब हैं, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब हैं। तो ऐसे ही जो नारे होते हैं, गाने होते हैं, जो हमारे बहुत बड़े बड़े राइटरों ने या फिर जिन्होंने समाज सेवियों ने देख करके महसूस करके लिखा है, तो आपका वो कौन सा गाना है जो आपको प्रभावित करता है कि ये युवाओं के लिए एक ऊर्जा का एक प्रेरक ऐसी गीत हो सकता बहुत है? सारी लाइनें हैं, बहुत सारे गीत हैं जो ये बताते हैं कि आप कुछ नया करने चल रहे हैं। और एक लाइन थी बड़ी सुंदर, मैंने कहीं पढ़ी थी कि हम भूख में पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे, और जब अब घर से निकल ही दिए तो इतिहास बदल कर जाएंगे। तो हम तो उन लोगों में हैं कि कुछ ऐसा है नहीं तो करेंगे ही कुछ अच्छा। जी जी। और रहा है वो दर्द भी झेला है हमने, आपने सबने, जो इस सामान्य पृष्ठभूमि से आता है। जी। तब इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो वो चीज़ें रही हैं। युवाओं के लिए तो लगातार ढेर सारी पंक्तियां लिखी गई। रश्मिरथी पढ़िए तो ऐसा लगता है कि ये तो हमारे लिए ही लिखा ही गया था, और हर आदमी अपने आप को कनेक्ट करता चलता है। तो इस तरीके की बहुत सारी पंक्तियां हैं, बहुत सारे गाने रहे, लेकिन समय के साथ साथ वो परिवर्तित होते रहे। लेकिन जिंदा रहा तो वो केवल युवाओं की सोच रही, और वो सोच ही है जो आज ये तय करती है कि 2047 में हम एक विकसित भारत की कल्पना को परिपूर्ण करने चल रहे हैं।
तो आज इस तरह की बहुत सारी बातें कि सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, ले चलो मेरी कश्ती उधर जिधर तूफान आया है, तो ये और कोई थोड़ी कर पाएगा। तब किनारे भागेंगे, यहाँ कहते हैं नहीं वहीं ले चलो, वहीं देखते हैं क्या होगा। तो उस तेवर को जिंदा रखें और समाज के लिए ये तय कर लें जी जी कि हमें जीवन देना है तो किस भाव में देना है। ऐसा नहीं कि आज राजनीति करने कर बिजनेस करने चले जाएं, परसों क्या कि नहीं अब पढ़ के फिर IAS बन जाएंगे, नर्सों फिर कुछ और तय कर लें। तो ये एक लाइन तय कर लीजिए, आप एकदम कर लीजिए, हर चीज़ देख लीजिए, समझ लीजिए, अपने लोगों से, अपने मित्रों से, अपने भाइयों से तय कर लें और समाज में अपनी भूमिका भी तय कर लें। अच्छा करें, समाज बहुत सुंदर है, बहुत कुछ देता है। सच के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। सच तो आपको ऐसे थाली में सजा के तो कभी नहीं मिलता है। ये आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले में ये मूल अंतर आया। आज़ादी के पहले जो नेता होता था, लोग कहते थे, अगल बगल के लोग भी बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि नेता है मतलब समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, नेता है मतलब भ्रष्टाचार नहीं देखना चाहता, नेता है मतलब ये चाहता है कि जो सामान्य लोगों के अधिकार हैं वो मिले। और आज़ादी के बाद लगभग 2 दशक के बाद स्थितियाँ इतनी बदली कि अगर आप कहते हैं कि आप नेता हैं तो समाज ये कहता है कि अच्छा अय्याशी ज़्यादा करना चाहते हैं क्या, ज़्यादा बड़ी गाड़ियों से टहलने का शौक है क्या, ज़्यादा अच्छा पहनना चाहते हैं क्या। तो समाज ने भी अपना रूप बदला है। उस समाज को भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि नेता ऐसा नहीं कि सब खाने के लिए परेशान है, सब आपको भी खिलाने के लिए परेशान है। और मैं वही कह रहा हूँ कि बस इतना सुनिश्चित कर लीजिए कि जिस समय आपके पेट में अन्न पड़ रहा है, आपके विधानसभा में, आपके लोकसभा में हर व्यक्ति खाया हुआ रहना चाहिए। इतना करके चलिए, है कौन जो आपको हरा ले, है कौन जो आपके टक्कर में आ जाए। कोशिश की जाएगी, बाकी ईश्वर। कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, जैसे इलेक्शन में टिकट का बंटवारा होता है, तो हम ओवरऑल देखते हैं कि युवाओं को कितनी भागीदारी दी जा रही है। दरअसल उसमें मूल मामला ये कि जो लड़ाई हम लोगों की है, हाँ बड़े पूंजीपतियों से है जी, जो 1000 करोड़ 10,000 करोड़ लिए खड़े हैं। तो आप पैसे से उन्हें नहीं पा पाएंगे, ये एकदम तय है। छू नहीं पाएंगे आप उन्हें, पाना तो बहुत बड़ी बात हो गई। हमारे पास जो ताकत है वो है समाज, हमारे पास जो ताकत है वो वहाँ की जनता। जिस दिन वो जनता ये तय कर लेगी कि इन पूंजीपतियों को केवल इनकी पूंजी तक सीमित कर देना है और लड़ाना उन लोगों के है जिनका हाथ आप पकड़ पाएं। ऐसा ना होना कि वो हेलीकॉप्टर पे ही जा रहे हैं, आप इसी से खुश हैं कि वो जो उड़ रहे हैं वो कभी हमारे जनप्रतिनिधि हुआ करते थे। तो उनको तो ये मौका मिलना चाहिए ना कि वो आपकी बाँह पकड़ लें कि ना 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 ये कैसे नहरों में पानी नहीं आए, ये कैसे बा कि हमारे वाला इंडिया मार का पानी नहीं देता, आपकी DAP की दिक्कत हुई तो बोले नहीं। तो अब ऐसे लोगों को चाहिए तो उनको चुनना पड़ेगा, वैसे लोगों को जो आपके बीच में रहे। मैं 1 साल के लिए छात्र संघ अध्यक्ष का पद होता है जी, और मैं कसम खा सकता हूं कि आप किसी 1 हफ्ते की बात कर दीजिए, उस पूरे दौरान में मैं आपको 1 हफ्ते का रिपोर्ट कार्ड दूंगा कि मैं उस हफ्ते क्या कर रहा था इस यूनिवर्सिटी के लिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ। और उस 1 साल में मैं कहीं नहीं गया, किसी विधायक, किसी सांसद, किसी मंत्री से मिलने नहीं गया, इन छात्रों की बात कर रहा था और उनके लिए लड़ रहा था। वही कारण है कि आज कहीं आप जाएंगे तो वो गाली देते नहीं मिल जाएंगे, कह रहे हम तो चुन लिए थे, भाग गया वो, तो भागा नहीं आज तक। और लड़ा उस विश्वविद्यालय के लिए लड़ा जिसने पहचान दी, कोई एहसान नहीं किया, उस विश्वविद्यालय का एहसान है कि उसने ये पहचान दी। मैं आपके साथ बैठा हूँ तो जीवन में कुछ हो जाऊँगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ से बड़ा कुछ नहीं हो पाऊंगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ, कुछ हो जाऊँगा। उसने जो पहचान दी, एक सामान्य से बच्चे को ऐसे जो कहीं किसी गली कूचे में टहल रहा था, उसे इतने बड़े विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना दिया। संगठन विद्यार्थी परिषद का ऋणी हूँ कि हम प्रधान से ना मिल पाते, हमें प्रधानमंत्री जी के सामने खड़ा कर दिया। तो ये सब तो देने वाले ये संगठन ही है। तो आज उन लोगों का आशीर्वाद मिलता है और बहुत सारा मार्गदर्शन मिलता है जो जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता रहता है। बाकी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं संयोग ये कि रहा कि आपसे मेरी बात बड़ी दिनों बाद हो पाई और इतने बड़े प्लेटफॉर्म से मैं इतने दिन बाद जुड़ पाया। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। और मैं फिर अपनी बात एक और कहना चाहता हूं कि आपने प्रतापगढ़ के युवाओं के लिए वो न्यू तैयार कर दी है, तो वो न्यू बनाने वाले लोग कम होते हैं। अब वो जितनी बड़े महल बनाना चाहें, घर बनाना चाहें, जो उनके बनाने की इच्छा है वो बनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ के युवाओं को एक नए प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं। जो इसमें सक्रिय रहेंगे वो भी बहुत अच्छा करेंगे। तो आप भी अपने अनुजों को उस तरह का आशीर्वाद बनाए रखें। और मैं एक निवेदन और करूंगा कि अगर आपको ऐसा कुछ समझ में आता है कि प्रतापगढ़ में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप बिल्कुल पूरे आदेश के साथ मुझे बता सकते हैं। हर संभव मदद करने की मैं भी कोशिश करूंगा। जरूर, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है प्रतापगढ़ की जनता के लिए। आप लोकल हैं तो यहाँ की बहुत सारी समस्याएं आती जाती रहती है, तो
ओवरऑल आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और मुझे इतना विश्वास है कि आप हमारे सभी युवा साथी और जितने भी हैं या दर्शक वर्ग हैं सबके लिए प्रेरक चीजें आपको जानने को मिली और एक यात्रा, एक कहते हैं ना कि शुरुआत से लेके अंत तक या राजनीति से जुड़ी बहुत सारी गतिविधियों के बारे में आपने जाना। अब आगे की और भी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सोशल नेताजी।